दोस्तों, बिजनेस में डिस्काउंट देना तो एक बहुत ही बेसिक और सिंपल सी एक्टिविटी है, लेकिन अगर इस डिस्काउंट को सही से ना प्लान किया जाए तो ये किसी कंपनी के खत्म होने का कारण भी बन सकती है। ये देखेंगे हम आज की केस स्टडी में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी। आज हम लोग बात करेंगे पेपर टैप, एक ऐसी कंपनी जिसने कस्टमर्स को लाने के लिए इतना डिस्काउंट दिया कि अंत में उनकी कंपनी ही खत्म हो गई डिस्काउंट्स की वजह से। मिलिंद शर्मा और नवनीत सिंह के द्वारा शुरू करी गई कंपनी पेपर टैप, जिसका मोटिव था कि वो ग्रोसरी को ऑनलाइन करेंगे, ग्रोसरी की होम डिलीवरी करेंगे एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, शुरू होने के 2 से 3 साल के अंदर ही खत्म हो गई। यूएसपी इनका उस टाइम पे रहा डिलीवरी विद इन 2 आवर्स। आज के टाइम पे जब ग्रोफर्स, जब बिग बास्केट 4 से 5 घंटे लगा देते हैं एक आपके ऑर्डर को आपके घर तक डिलीवर करने में, उस टाइम पे 2014 में जब ये पेपर टैप चालू हुई तब ये 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ग्रोसरी की डिलीवरी करके दे रही थी। तो फिर क्या रीजन रहे होंगे इसकी डिक्लाइन के, इस कंपनी के बंद होने के, वो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। 4 राउंड्स इन्होंने फंडिंग के उठाए, जिसमें कुल मिला के $51.2 मिलियन की फंडिंग इनको मिली। 4 राउंड फंडिंग के उठाने का मतलब है कि इन्वेस्टर्स को आपके आइडिया पे भरोसा है, आपके पास एक कंप्लीट आइडिया है, एक बहुत अच्छा आइडिया है, आपने प्रॉब्लम मार्केट में ढूंढ ली है, आपका आइडिया वो है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो फिर गलती क्या हुई? जब आइडिया अच्छा था, जब स्ट्रैटेजी अच्छी थी, तो गलती कहाँ हुई? गलती हुई एग्जीक्यूशन में। आइए देखते हैं कैसे। 2014 में कंपनी चालू हुई और अप्रैल 2016 में बंद हो गई। मेरे हिसाब से कुछ बड़े रीजन जो इनके फेलियर के रहे होंगे, वो सबसे पहले रीजन तो है हाई अमाउंट स्पेंड इन मार्केटिंग बजट, मतलब अनकंट्रोलेबल मार्केटिंग बजट। इनका मार्केटिंग का बजट हमेशा ये लोग ऐसा रखते थे जिसकी लिमिट्स नहीं होती थी। का क्या मतलब है कि मतलब जो कि बहुत अनरीजनेबल होता था विद कंपेयर्ड टू देयर रेवेन्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूं तो यदि कोई बंदा इनके यहाँ से 200 रुपए का परचेज करता, 200 रुपीज की अगर कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करता, परचेज करता, तो 110 रुपए 120 रुपए तक तो ये लोग वैसे ही उसे डिस्काउंट दे देते थे। अप टू 70% डिस्काउंट, इतने हाई डिस्काउंट चलते थे। और बचे हुआ कसर इनका रेफरल प्रोग्राम निकाल देता था कि यदि वो बंदा आगे किसी को रेफर भी कर देना तो भी उसे 100 से 110 रुपए उसे रेफरल पॉइंट्स मिल जाते थे। मतलब 200 रुपए की खरीद में लगभग 220 रुपए का खर्चा ये लोग कर देते थे। मतलब आया तो कुछ नहीं, उल्टा अपने जेब से और 20 रुपए देने पड़ गए। वो इनका मार्केटिंग बजट था। इन्हें लग रहा था कि हम लोग बहुत जल्दी बड़े हो सकते हैं यदि हम लोग रेफरल प्रोग्राम्स और हेवी डिस्काउंट्स देके चले जाएं। तो यहाँ पे जो मेन हमारा ये पॉइंट है वो कहता है बेसिकली, इसकी हेडिंग यदि मैं आपको अब यदि मैं इसकी हेडिंग समझाने की कोशिश करूं तो वो होगा नेगेटिव का मतलब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, COCA। वो नेगेटिव हो गया, इतने पैसे आते नहीं थे इनकी जेब में जितने ये लोग खर्च कर देते थे, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि पहला रीजन रहा होगा जो इनकी कंपनी की डेथ का कारण बना। सेकेंड रीजन में बात करूं तो इसी से मिलता जुलता है, वो है नो प्रॉफिटेबिलिटी। जब इनका कोका नेगेटिव चला गया, जब इनका मार्केटिंग बजट आउट ऑफ द हैंड चला गया, पैसे ये लोग ज्यादा खर्च करते हैं, आज इनके पास पैसे रहे नहीं है, तो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी तो अफेक्ट होगी ना भाई। प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होते ही जहां पे प्रॉफिट नेगेटिव गया, वहीं पे ही आपने बिजनेस का बेसिक रूल कि भाई आपका बिजनेस में पैसा होना चाहिए, आपके बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए, आपने बेसिक रूल ही खत्म कर दी। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉफिट नहीं है, ये तो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आज भी हम देख रहे हैं कुछ कंपनीज हैं जो कि मार्केट में चल रही हैं और उनके पास प्रॉफिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, बहुत बड़ा IPO करके लेके आए वो लोग, प्रॉफिटेबल अभी भी नहीं है, पर मार्केटिंग में अभी भी जिंदा है, मतलब मार्केट में अभी भी जिंदा है, मार्केटिंग उनकी अभी भी चालू है। तो फिर क्या हुआ? इसका जवाब छुपा हुआ है आगे आने वाले पॉइंट में, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम आपके पास लेके आते हैं वो पॉइंट। अगला पॉइंट जो इनकी रीजन का तो हो सकता है मेरे हिसाब से
डाउनफॉल का रीजन हो सकता है वो है कि इन्होंने अपने सारे स्टेक होल्डर्स की प्रोफाइलिंग सही से नहीं करी। मैं आपको बताता हूँ क्यों। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? सबसे पहले बात तो बिजनेस, आपके बिजनेस में कुछ स्टेक होल्डर मतलब वो लोग जिनको आपके बिजनेस के होने ना होने से, उसकी एक्टिविटीज से, उसके ऑपरेशन से फर्क पड़ता है, उनको कहते हैं स्टेक होल्डर्स। पेपर टैप के केस में दो बड़े स्टेक होल्डर्स थे। एक तो उनके कस्टमर, आप और मेरे जैसे लोग तो जाके ऐप पे ऑर्डर प्लेस करते थे, और एक उनके सप्लायर्स जहां से उनको रॉ मटेरियल ग्रोसरीज आती थी। अगर मैं बात करूं कस्टमर्स की, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। इन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाई, जो ऐप बनाया, यूआई यूजर इंटरफेस, मतलब ऐप का वो हिस्सा जहाँ पे जाके हम लोग ऑर्डर कर पाए, जिन्होंने वो यूआई बनाई वो बहुत अच्छा था। लेकिन यूआई जब बात आती है सप्लायर्स के लिए, तो वो जो इन्होंने यूआई बनाई उसमें बहुत सारी कमी रह गई, वो ये लोग ढंग से बना नहीं पाए। वहां पे इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? बिकॉज आप देखो जो भी बड़ी ग्रोसरीज, क्योंकि इनका काम ग्रोसरी बेचने का है ऑनलाइन, तो ग्रोसरी के सप्लायर, जो भी बड़े ग्रोसरी के सप्लायर्स होंगे वो ज्यादातर फार्मर्स होंगे। अब उन लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनको हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज करना आएगा। क्या होता था कि कई बार फार्मर्स अपडेट नहीं दे पाते थे, या कई बार इनके सप्लायर्स मैं बोलूं अपडेट नहीं दे पाते थे कि इन्वेंट्री का क्या लेवल उनके पास चल रहा है, कितनी इन्वेंट्री, कौन सी क्वांटिटी की, कौन से कितनी उनके पास अभी है, कितनी आने वाली है, कितनी चली गई है, उसका अपडेट वो इनकी वेबसाइट पे या वो इनके ऐप पे नहीं कर पाते थे। तो इनकी टेक्नोलॉजी वहां पे थोड़ी सी वीक रह गई, टेक्नोलॉजिकल इनएफिशिएंट हो गई है उस केस में, अगर हम सप्लायर की बात करें तो। अच्छा, जब ये नहीं होता था तो अगला पॉइंट, अच्छा अब अपडेट सप्लायर्स तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन करना तो है, तो क्या करते थे ये लोग? अपनी टीम भेज देते थे। ये लोग अपनी 4-5 बंदों की टीम बना के उसे भेज देते थे कि तुम उस बंदे के वेयर हाउस पे या जहां भी उसका सामान रखा है वहां पे जाओ, और वहां जाके तुम फिजिकल काउंटिंग करके, फिजिकल इवैल्यूएशन करके आप इन्वेंट्री को ऐप पे अपलोड करो। एक तो भाई साहब आपने टेक्नोलॉजी बनाने में खर्चा लगाया जिसका कोई यूज नहीं आ रहा। दूसरे, तुमने अपनी टीम भेजी तो उस टीम की अपनी सैलरी होगी, आने जाने का खर्चा होगा, ठीक है, और टाइम लगा होगा उसके आने में, जाने में, वैल्यूएशन करने में इन्वेंट्री की। 4 टाइप के फालतू के खर्चे। अगर ये उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इजी बनाते या थोड़ा सा ऐसा करते जो सप्लायर्स को थोड़ा आसान हो जाता अपनी इन्वेंट्री की उनको एक्चुअल स्टेट बताने में, जो सप्लायर्स खुद ही बता पाते, एक्स्ट्रा टीम की जरूरत ना पड़ती, इतना सारा खर्चा ये लोग बचा सकते थे। और हमको पता है कि बिजनेस में खर्चा बचाना मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्न, सिंपल सा लॉजिक है। अगला मैं इनके पॉइंट पे अगर मैं जाऊं, जो मेरे को लगता है इनकी फेलियर का रहा होगा, वो है इनका मॉडल, बिजनेस मॉडल। जीरो इन्वेंटरी बिजनेस मॉडल पे ये लोग काम करते थे। मतलब ये लोग कोलैबोरेट करते थे ग्रोसरी स्टोर्स के साथ कि मेरे पास ऑर्डर आएगा, अगर मैं पेपर टैप हूं तो मेरे पास ऑर्डर आएगा, मैं किसी से कहूंगा वो मेरे को माल देगा, मैं आगे कस्टमर को माल दूंगा, या मैं उसे बताऊंगा वो डायरेक्टली कस्टमर को भेज देगा। मतलब इनके पास अपनी कोई भी इन्वेंट्री, अपना कोई भी रॉ मटेरियल स्टोर था ही नहीं, अपनी ग्रोसरीज ये लोग रखते ही नहीं थे, सप्लायर्स के ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अब होता क्या था, क्योंकि इनकी सप्लायर्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ओवर डिपेंडेंसी हो गई थी, तो कभी सप्लायर्स भी एक्चुअल में हैं, वो भी अपने बिजनेस ही रहे हैं, स्मॉल स्केल, बड़ा स्केल, फार्मर्स जो भी हैं वो कर तो अपना ही बिजनेस रहे हैं। 100 तरह की मुश्किल आती होंगी। सप्लायर से कोई गलती हुई, वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पा रहे, या वो ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, या वो इनको ग्रोसरी सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इनका क्या हुआ, इन्हें आगे ऑर्डर कैंसिल करना पड़ गया। इसी को ही मैं अपने अगले पॉइंट के साथ जोड़ रहा हूँ और फिर दोनों को साथ में बताऊंगा। अगला पॉइंट है अनकंट्रोलेबल सप्लाई, क्योंकि सप्लाई इनके हाथ में थी नहीं, जीरो इन्वेंट्री मॉडल पे ये लोग काम कर रहे थे, तो जो भी ये लोग सेंड कर रहे थे अपने कस्टमर को, उसके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं था, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज भी। इनको माल पीछे से नहीं मिलेगा तो इन्हें ऑर्डर बंद करने पड़ेंगे। इनका माल पीछे से किसी सप्लायर ने गलत भेज दिया कस्टमर के पास तो इनकी थू होएगी। इन शॉर्ट, इन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल ही नहीं रखा अपने प्रोडक्ट। वहीं पे अगर हम आज की टेक्नोलॉजी या आज के जमाने के स्टार्टअप्स देखें तो जेप्टो जैसे स्टार्टअप्स की यदि मैं बात करूं तो वो लोग अपना कोल्ड स्टोरेज एक सिटी में बीच में बनाते हैं
और फिर उसके बाद उस सिटी में ऑपरेशंस चालू करते हैं। पहले वो कोल्ड स्टोरेज, ब्लैक स्टोरेज, व्हाटएवर यू कॉल देम, वो बनाते हैं। फिर वहां से वहां पे अपना सामान रखते हैं, अपनी इन्वेंट्री को स्टोर करते हैं। फिर वहां से आसपास के एरिया में उस इन्वेंट्री को डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं। तो ये मेरे को लगता है इनके दो बड़े रीजन रहे। अगली मैं बात करूंगा कि इन्होंने अपने कस्टमर को भी समझने में थोड़ी सी गलती कर दी। थोड़ी सी गलती क्यों कर दी, या फिर ये मैं कहूँ कि थोड़ा सा जल्दी आ गए मार्केट में। है जल्दी की तो बात नहीं है, 2014 में आए थे, 2014 में ग्रोफर्स चालू हुआ, 2011 में बिग बास्केट चालू हुआ। जल्दी की तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ इन्होंने कस्टमर को समझने में थोड़ी सी गलती कर। हमारे इंडिया में मैं स्पेशली बात करूं तो सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो फीमेल जाती है, और जब वो सब्जी खरीदने जाती है ना तो उनके लिए सब्जी सिर्फ खरीदना इज नॉट जस्ट अबाउट शॉपिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गोइंग एंड बाइंग ग्रोसरीज, इट्स अबाउट द लेजर टाइम। वो जाती हैं थोड़ा सोशल होने के लिए, वो जाती हैं थोड़े घर से बाहर निकलने के लिए, थोड़ी नई फ्रेश एयर के लिए, थोड़ा एनवायरमेंट चेंज के लिए। उस टाइम पे अगर आप जाके कहोगे कि जी घर बैठे रहूं, घर बैठ के सबको सामान ला देंगे, सब्जी ला देंगे, तो थोड़ा सा एडवांस था उस टाइम के लिए, 2014-2016 तक के लिए। हाँ, लेकिन अगर ये लोग कोरोना तक टिक जाते तो बहुत अच्छे चांसेस थे कि ये चल जाते, क्योंकि इनका यूएसपी बहुत तगड़ा था। 2 आवर्स के अंदर ये लोग डिलीवरी दे रहे थे। प्राइजेस भी इनके की मोटिव के साथ चले थे तो बहुत लो प्राइजेस रखते थे। अगला लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा रैपिड एक्सपेंशन। रैपिड एक्सपेंशन क्यों? क्योंकि एक साल के अंदर अंदर ही ये लोग 20 से ज्यादा सिटीज में चले गए। अब 20 से ज्यादा सिटीज में पहले ही साल में जाने का मतलब ये है कि आपका जो MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मतलब आपका जो पायलट प्रोडक्ट है, उसको आपने बिना टेस्ट करे, बिना उस पे फीडबैक लिए, बिना उसमें करेक्शंस करे, उसको डायरेक्ट अपने मासेस के लिए खोल दिया। अब जब आप अपने पायलट प्रोडक्ट को डायरेक्ट मासेस के लिए खोल देते हो तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप गलती करोगे अब तो बड़े स्केल पे करोगे, जैसे कि हमने देखा कि टेक्नोलॉजी की इनसे गलती हुई स्टेक होल्डर्स के लिए, इनसे सप्लाई की गलती हुई। अगर ये बात इन्हें पहले पता चल जाती और ये सप्लाई को स्टार्टिंग से ही अपने हाथ में लेके चलते तो शायद इनकी बिजनेस की इतनी बुरी दिशा नहीं हुई। लास्ट जो मैं बोलूंगा, जब मैं बात भी कर रहा था कि कोरोना का ये लोग फायदा नहीं उठा पाए, तो आप देखो ग्रोफर्स और बिग बास्केट अभी अगर थोड़ा सा सस्टेन कर पा रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि कोरोना के टाइम पे लोगों को घर पे बैठ के ऑर्डर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने लोगों को आदत डलवा दी, कोरोना ने लोगों को आदत डलवा दी होम शॉपिंग की, कि आप घर पे बैठो, सामान आएगा, वो आपको डिलीवर हो जाएगा। फॉर ग्रोसरीज एज वेल। तो अगर ये लोग कोरोना से तक टिके रहते किसी तरीके से, जैसे कि बिग बास्केट और ग्रोफर्स टिके रहे, तो शायद इनकी भी उम्मीद थी कि ये मार्केट में थोड़ा सा परफॉर्म कर पाते, थोड़ा सा बेटर अपनी सिचुएशन बना पाते। लेकिन क्योंकि अप्रैल 2016 में ही ये कंपनी बंद हो गई, कोरोना का प्री कोरोना पोस्ट कोरोना इफेक्ट का ये लोग बेनिफिट ले नहीं पाए, उस वजह से पेपर टैप खत्म होना पड़ा। वैसे तो और भी बहुत सारे रीजन रहे होंगे पेपर टैप के खत्म होने के, ये कुछ बड़े मुख्य रीजंस मेरे हिसाब से जो मेरे को लगे कि पेपर टैप के फेलियर के हैं वो हैं। विद दिस सेड, अगर आपको एक केस स्टडी अच्छी लगी हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग हमारी फ्री डिजिटल बिजनेस मैगजीन बिजीगल को सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ पहला लिंक आपको बिजीगल की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहां पे आप बिजीगल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अभी तक के सारे एडिशंस को पढ़ सकते हैं इन जस्ट सिंगल क्लिक। और तब तक के लिए do not forget to subscribe the channel and like the video. धन्यवाद।